नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। राजस्थान का उद्योग टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और अपडेट करके आज करवाया जा रहा है, क्योंकि इस उद्योग टॉपिक के अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के उद्योग के जो अंदर डेटा है, मैंने वो डेटा ले लिए। राजस्थान के नवीनतम जो बजट के अंदर औद्योगिक के संदर्भ में उद्योगों के विकास के लिए जो सरकार की नीतियां, योजनाएं या अभियान चलाए जा रहे हैं वो हमने लिए। इसके अलावा नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र और साथ साथ में राजस्थान के महत्वपूर्ण औद्योगिक पार्क, औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक कार्यक्रम और उद्योगों के संदर्भ में जो भी अपडेट मिलता है वो हमने अपनी इस क्लास के अंदर लिया है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने लिए हैं वो एलडीसी एग्जाम के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उद्योगों की संभावनाएं, उद्योगों की समस्याएं वो ले लिए। राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग, उनके बारे में एक ब्रीफ बड़ा नजर डालेंगे और राजस्थान के उद्योगों को हमने आर्थिक समीक्षा के साथ में अपडेट कर दिया। तो आगामी जो एग्जाम आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम, लेब असिस्टेंट का एग्जाम या पीटीए का एग्जाम और इसके अलावा एलडीसी का एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है उद्योग, जो टॉपिक अलग से आपके इकोनॉमी में दे रखा है। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम जीके विद्या के जाएंगे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, वहां पर हम इसको अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान का उद्योग टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के उद्योग टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योगों का योगदान पूछेगा कि राजस्थान के जीएसवीए के अंदर 2025 में प्रचलित या चालू कीमतों के ऊपर उद्योगों का योगदान कितने परसेंटेज रहा था। तो राजस्थान के सकल मूल्य वर्धन के अंदर 2025 के अंदर प्रचलित या चालू कीमतों के ऊपर उद्योगों का जो योगदान था वो था 26.55% प्रचलित कीमतों के ऊपर। जबकि उद्योग क्षेत्र का राज्य की जीएसवीए में जो अंश 2011 के स्थिर कीमतों के आधार पर पूछे तो कितना आ जाएगा 28.21%। तो स्थिर कीमतों पर 28.21 और प्रचलित कितना 26.55% आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राज्य के जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है, उद्योगों के उप क्षेत्र कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, खनन एवं उत्खनन की बात करेंगे। उनका जो योगदान है क्षेत्रवार वो कितना कितना है। कई बार क्या है उनका आरोही या अवरोही क्रम या इनको सुमेलित के आधार पर प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे विनिर्माण का कितना है 40.52%। सबसे ज्यादा देखो किसका है, विनिर्माण का 40.52%। इसके बाद है निर्माण का 35.2%, 02। विद्युत गैस जल आपूर्ति का 12.04%, खनन एवं उत्खनन का 12.42%। और अब इसके बाद पढ़ेंगे औद्योगिक जो उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। तो यह सूचकांक जारी करेंगे तो यह इसके लिए आधार वर्ष कौन सा लेते हैं 2011-12 का लेते हैं। जारी कौन करेगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट इसको जारी करता है और हर महीने की 28 तारीख को यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ गया बजट के अंदर। राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा आई, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंदर ये अपडेट आ गया। इससे पहले हम लोग पढ़ा करते थे राजस्थान में जिला जो उद्योग केंद्र 36 पढ़ा करते थे और उप केंद्र कितने थे, 8 उप केंद्र थे। अब वो चेंज हो गया है। वर्तमान में राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र की बात करेंगे, काफी अपडेट है, अच्छे से देख लेना। वर्तमान में जिला जो उद्योग केंद्र है जिसकी बात करेंगे वो कितने हैं, 43 है। राजस्थान में वर्तमान में जिला उद्योग केंद्र की संख्या 43 है, लेकिन राजस्थान में जिला उद्योग जो उप केंद्र वो कितने हैं, 6। तो पहले 8 थे अब 6, पहले 36 थे अब कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। नेक्स्ट, और जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की जो संस्था की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको अच्छे से आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये अपडेट आ गया बजट के अंदर दे रखा है रिको के द्वारा कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया, 445 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया। लेकिन हम बात करेंगे 2025-26 के बजट में। वर्ष 2025-26 के अंदर रिको के द्वारा टोटल 19 नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए हैं। अब जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर या पिछली आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, कुछ औद्योगिक क्षेत्र दे दिया, उनको मिलान करना था, जैसे टूंस का हम पे है, इस प्रकार से मिलान करना पूछा गया था। तो एग्जाम के अंदर आप पूछ सकते हैं आगामी यूआर एग्जाम के अंदर या सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर या आरएस में पूछ सकते हैं या एलडीसी में पूछ सकते हैं कि जो नए 19 औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कहां पे, जैसे धुआला कहां पे, भीलवाड़ा में, धुआला कहां पे, भीलवाड़ा में, इस प्रकार से आपको देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अजमेर, सबको पता है अजमेर के अंदर है।
सिरेमिक पार्क कहाँ पे, बीकानेर के अंदर है, सिरेमिक जोन बीकानेर के अंदर पड़ेंगे। महुआ कला भीलवाड़ा के अंदर, ज्यादा भीलवाड़ा में है। आईटी पार्क अजमेर के अंदर। बोरावास बालोतरा के अंदर। दुवाला ये नया विकसित किया गया है भीलवाड़ा के अंदर। पंडेर कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। मंजारी सुहागपुरा बांसवाड़ा के अंदर। और नेक्स्ट देखेंगे भिंडर सगतपुरा उदयपुर के अंदर। और एक है संग सोखरी, ये कठुमर अलवर के अंदर। कचारिया जहां पे एक मंदिर भी है किशनगढ़ में, वल्लभ सॉरी निम्बार्क यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर भी है कचरिया के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर। स्टोन पार्क कहाँ पे, कोटा के अंदर। एक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क गुंडी फतेहपुर कोटा के अंदर है। और इसके अलावा पिपल खेड़ी बारा के अंदर, केकड़ी अजमेर के अंदर, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा के अंदर, बरौली धौलपुर के अंदर, पीपलूद भीलवाड़ा के अंदर। और कीड़ी माल कहाँ पे, भीलवाड़ा में। तो मोस्टली दुहाला पढ़ेंगे, कीड़ी माल पढ़ेंगे या कीड़ी माल पढ़ेंगे, तो कीड़ी माल पढ़ेंगे भीलवाड़ा के अंदर, या पीपलूद पढ़ेंगे भीलवाड़ा के अंदर, दुहाला पढ़ेंगे भीलवाड़ा के अंदर। मोस्टली जो औद्योगिक जो क्षेत्र आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, भीलवाड़ा के अंदर आ रहे हैं। और कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, 19 नए औद्योगिक विकसित किए गए हैं। इनको आगामी आरएस वाले, आगामी ईओआरओ भर्ती वाले, या आगामी एलडीसी वाले, या सेकंड ग्रेड वाले अच्छे से देख लेना। ये आपको सीधा क्षेत्र दिख जाएगा, जैसे कीड़ी माल कहाँ पे, भीलवाड़ा में। धुवाला कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। गुंदा कहाँ पे, कोटा के अंदर। इस प्रकार से इनका प्रश्न बन सकता है। जैसे गुंदी जो क्षेत्र कहाँ पे, कोटा के अंदर है। इस प्रकार के क्षेत्र आपसे पूछ सकते हैं जो नए 19 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। अब चलते हैं, कुछ संस्थान पढ़ेंगे जो उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत है, या कोई आयोजक संस्था के तौर पर, जैसे बीआईपी हो गया, रिक्को हो गया, राजकोन हो गया, क्या काम करते हैं, स्थापित कब हुए। तो यहां पढ़ेंगे सबसे पहले उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना 1949 में हुई थी। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे 19 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल करके नाम क्या कर दिया, वाणिज्य। खाली पहले उद्योग डिपार्टमेंट था जो 1949 में बना था, लेकिन क्या किया गया, 19 अगस्त 2021 को इसमें वाणिज्य विभाग ऐड कर दिया गया था। तो 19 अगस्त 2021 को वाणिज्य विभाग इसमें ऐड कर दिया गया, वाणिज्य विभाग इसके अंदर ऐड कर दिया गया। अब बात करेंगे, ये एक संस्था है कौन सी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो, बीआईपी प्रवासी राजस्थान दिवस के अंदर आयोजक संस्था के तौर पे भी कौन सी थी, बीआईपी थी। बीआईपी की स्थापना कब हुई, 1991 के अंदर हुई थी। उद्देश्य क्या है, यह 10 करोड़ से अधिक निवेशों के ऊपर क्या करती है, प्रस्ताव पे काम करती है। और बीआईपी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। 10 करोड़ से प्लस उनके निवेशक प्रस्तावों पे काम करती है। स्थापना कब हुई, 1991 के अंदर हुई थी। प्रवासी राजस्थान जो दिवस था उसमें भी यह एक आयोजक संस्था के तौर पे यह थी। नेक्स्ट बात करेंगे रिक्को, नाम पूरा नाम क्या है, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। रिक्को राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यह पहले बनी थी 28 मार्च 1969 को राजस्थान खनिज डिपार्टमेंट के साथ में। यह बनी 28 मार्च 1969 को, लेकिन राजस्थान खनिज जो निगम है ना, ये अलग से बना था कब, 1979 को। इसके बाद में रिक्को अलग हुई थी 1 जनवरी 1980 को। तो रिक्को की पहले स्थापना कब हुई, 28 मार्च 1969 को। और रिक्को जो वापिस स्थापित हुई थी ना, तो वह कब हो गई, 1 जनवरी 1980 को इसकी वापस स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे राजसिको, राजस्थान के जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन उद्योगों का विकास करने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को। तो यह स्थापित कब हुई, 3 जून 1961 को। एक है उद्योगों को ऋण देने के लिए संस्था कौन सी है, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसकी स्थापना कब हुई, 17 जनवरी 1955 को। नेक्स्ट है राजकीय उपक्रम ब्यूरो, वहां पड़ा बीआईपी, ये है राजकीय उपक्रम ब्यूरो जिसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। उद्योगों को परामर्श देने वाली संस्था कौन सी है, राजकौन, या औद्योगिक परामर्श देती है। ये कब बनी, 1978 के अंदर। जिला उद्योग केंद्र बना 1978 के अंदर। और नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 अगस्त 1957 को हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान हथकरघा विकास निगम। राजस्थान हथकरघा विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई, 1984 के अंदर। इसके बाद है राजस्थान खादी और ग्रामो उद्योग बोर्ड, यह कब बना, 1955 में बना था। नेक्स्ट खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, जो बनी थी 13 जुलाई 2022 को। यह 13 जुलाई 2022 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जिसको रिप्स कहते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जिसको रिप्स भी कहा जाता है, जो कि
2024 के अंदर बनी थी। हम बात करेंगे इसके बारे में। यह लॉन्च कब की गई? यह 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी। और लाभ पड़ेंगे, यह विनिर्माण जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर तो 50 करोड़, और एमएसएमई के अंदर 25 करोड़, और सेवा क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं 25 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के ऊपर यह 7 सालों तक राज्य करों के ऊपर 75% निवेश सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में 7 सालों तक यह 100% छूट, और स्टाम्प जो ड्यूटी के ऊपर 75% छूट देती है, जबकि रूपांतर है, रूपांतरित शुल्क के ऊपर यह 25% की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इसके बाद एक पॉलिसी है, वो कौन सी है? राजस्थान लॉजिस्टिक हब नीति है। राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। राजस्थान की लॉजिस्टिक जो नीति है 2025 की, या आपकी पूछ सकते हैं इसकी अवधि कब तक की है, तो यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है ये पॉलिसी। और कौन सी डिपार्टमेंट की है? यह उद्योग विभाग की है। और इसमें पढ़ेंगे पूंजी अनुदान इसमें होता है वो किस प्रकार से। पूंजी अनुदान देखेंगे तो देखेंगे साइक्लो, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, कंटेनर, एयरफ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ड्राई पोर्ट के लिए स्थिर पूंजी निवेश, एफएसआई का 25% का अनुदान, और 10 सालों में वार्षिक वितरण पर रुपए 5 से लेकर के 50 करोड़ की वार्षिक इसमें सीमा है। इसी प्रकार ब्याज अनुदान तो 7 सालों के लिए 7% की दर पर अधिकतम रुपए 50 लाख का है वर्ष। और कौशल विकास प्रशिक्षण लागत का 50% प्रतिपूर्ति, प्रति श्रमिक अधिकतम 4,000 रुपए पर माह 6 महीने तक है। और वित्तीय जो रियायतें कौन कौन सी है? स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क 75% छूट तथा 25% इसमें क्या प्रतिपूर्ति, और विद्युत व मंडी शुल्क पर 100% छूट व 7 वर्षों के लिए। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी अपनाने प्रोत्साहन, ट्रंकिंग उपकरण 50% प्रतिपूर्ति और रुपए 2,000 तक की प्रति ट्रक। लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर 50% प्रतिपूर्ति, प्रति इंस्टॉलेशन के ऊपर 2 लाख रुपए तक का है। और फायर डिटेक्शन सिस्टम 20% प्रतिपूर्ति, रुपए 10 लाख तक इसमें प्रावधान है। और नेक्स्ट है हरित प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत पर्यावरणीय सततता परियोजनाओं की लागत का 50% रुपए 12.5 लाख करोड़ तक है। ध्यान रखें, आजकल जो प्रश्न आपका आ रहा है वो ये प्रश्न कम पूछा जा रहा है कि पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। आपको कोई उद्योग या कोई पॉलिसी या रिप्स का प्रावधान क्या है, तो प्रावधान में यह प्रश्न दिया जाएगा, उसमें 7% दे दिया, मान लो उसको 10% दे देगा। इस प्रकार से प्रश्न वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो प्रावधान के अंदर पूरा पूरा जो पेरा है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और उसको भी क्या करंट से रिलेट करके प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी आ रही है, रिप्स या कोई नीतियां आ रही है, उनको इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं, एक और पॉलिसी है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। आरपीसी की फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिसी नीति का, वो आपके उद्योग से भी जोड़ सकता है, इसको आपके करंट से भी जोड़ सकता है, दोनों ओर से इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की डेटा सेंटर जो पॉलिसी है ना, वो है कब की? 19 फरवरी 2025 की है। 19 फरवरी 2025 की है। प्रावधान क्या इसमें? 10 वर्षों तक 10 से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का वार्षिक एसेट केसन इंसेंटिव, और इसमें रुपए 100 करोड़ से अधिक निवेश के ऊपर 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त इसमें सनराइज इंसेंटिव इसमें दिया जाता है। और 5 वर्षों हेतु 5% ब्याज के रूप में इसमें सब्सिडी मिलती है। 10 करोड़ रुपए तक बाध्य विकास शुल्क से इसमें छूट मिलती है। ट्रांसमिशन शुल्क एवं परिवहन व्हीलिंग शुल्क के ऊपर 100% की छूट का प्रावधान है। और आगे पढ़ेंगे, जोधपुर पाली मारण औद्योगिक क्षेत्र, जो डीएमआईसी का एक औद्योगिक गलियारा बनेगा, जिसमें औद्योगिक तौर पे इसको विकसित किया जाएगा, तो वो है जोधपुर पाली मारवाड़ का औद्योगिक क्षेत्र। इसमें पाली जिले के 9 गांव को डेवलप किया जाएगा औद्योगिक कॉरिडोर के तौर पे, और यह 154 वर्ग किलोमीटर को विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? इसका निर्माण रिको के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार एक है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना जो क्षेत्र, जो कि निवेश क्षेत्र है, जो कि 165 किलोमीटर का है, और इसमें अलवर के 43 गांव इसके अंदर शामिल है। 28 दिसंबर 2020 को अलवर के अंदर निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया था। और अब बात करेंगे कनेक्टिविटी के तौर पे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि एक प्रकार से रेलवे कॉरिडोर है। और ये रेलवे कॉरिडोर पढ़ेंगे ना, तो ये है कहां से कहां तक है? ये दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक का है, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर की है। और ये कॉरिडोर किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये कॉरिडोर जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। और इसमें राजस्थान का हिस्सा पढ़ेंगे तो 58% है, और यह कुल 6 राज्यों से गुजरता है। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है,
इसमें राजस्थान की लंबाई पढ़ेंगे तो इसका हिस्सा है 58%। ये 6 राज्यों से गुजरता है। 6 कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं दिल्ली से। और इसमें राजस्थान के इसमें 28 जिले शामिल है। इसी प्रकार यहां पढ़ेंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि एक प्रकार से औद्योगिक गलियारा है। तो इसकी लंबाई पढ़ेंगे ना, इसकी राजस्थान में लंबाई 38% है, लेकिन इसका राजस्थान में प्रभाव जो क्षेत्र है ना वो 60% आएगा। लंबाई तो राजस्थान में 38% है डीएमएसआई के, लेकिन इसमें राजस्थान का जो प्रभाव क्षेत्र है वो 60% का है और यह 5 राज्यों से गुजरता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के तौर पे राजस्थान में जो निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे नोड है वो है, यहां पढ़ेंगे एक तो है खूसखेड़ा से भिवाड़ी तक का और दूसरा है अजमेर से लेकर किशनगढ़ तक का, जो कि इनको स्मार्ट विलेज स्मार्ट सिटी के तौर पे इनको विकसित होगा, जहां पे लॉजिस्टिक जो हब है, जहां पे कई प्रकार का स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हॉस्पिटल, एजुकेशन या इंडस्ट्रियल हब के तौर पे इनको डेवलप किया जाएगा, जो कि एक निवेश क्षेत्र के तौर पे विकसित किया जाएगा। जबकि एक औद्योगिक गलियारा है, जब उसी के अंदर जोधपुर पाली जो मारवाड़ है इसको औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पे विकसित किया जाएगा। और अब बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण औद्योगिक पार्क कौन कौन से हैं। तो आजकल औद्योगिक पार्क के प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं। यहां पढ़ेंगे औद्योगिक पार्क रिको के द्वारा विकसित विशेष पार्क कौन कौन से, ऐसे पार्क जो कि रिको के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं वो पार्क कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है एग्रो फूड पार्क, राजस्थान में 4 हैं दोस्तों। एग्रो फूड पार्क कौन कौन से? श्री गंगानगर, बोरानाड़ा जोधपुर, अलवर और रानपुर कोटा। गंगानगर, बोरानाड़ा, अलवर और रानपुर कोटा 4 राजस्थान में एग्रो फूड पार्क जो रिको के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का पहला मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में स्थापित किया गया। राजस्थान में कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो दीवरी जोधपुर में स्थापित किया गया है। ध्यान रहे राजस्थान का मेगा फूड पार्क है वो कहां पे? ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था 2018 के अंदर। राजस्थान का मेगा फूड पार्क जो प्रस्तावित है वो पलाना बीकानेर में निर्माणाधीन है। आगे राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर के अंदर और प्राइवेट जो फूड पार्क है वो झालावाड़ में बनाया गया है। ध्यान रहे राजस्थान में रिको का पिछले बजट 2025 में एग्रो जो फूड पार्क रिको का प्रस्तावित हुआ वो सांचौर के अंदर, और मिनी एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा वो कहां पे बनाया जाएगा? अनूपगढ़ बनेगा। तो एग्रो फूड पार्क सांचौर में और मिनी एग्रो फूड पार्क अनूपगढ़ के अंदर। राजस्थान में रिको की 4 एग्रो फूड पार्क पढ़ लिए। रिको का ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है वो कहां पे? रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में, और एक अपकमिंग बंदरा है वो कहां पे? पलाना बीकानेर के अंदर। और इसके बाद में जापानी पार्क, राजस्थान का पहला जापानी पार्क नीमराणा अलवर में बनाया गया है। राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क गिलोट अलवर में बनाया गया है। और इसके बाद में राजस्थान के कुछ अन्य औद्योगिक पार्क हैं जिनका हम जिक्र पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखिए जरा अन्य जो औद्योगिक पार्क कौन कौन से, जैसे हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो स्टोन पार्क है वो कहां पे? विष्णुदा धौलपुर के अंदर। राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में है। होजरी पार्क चौंप की भिवाड़ी के अंदर है। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर के अंदर है। हार्डवेयर पार्क कुक्कस जयपुर के अंदर है। राजस्थान में स्पाइस पार्क मथानिया जोधपुर में और रामगंज मंडी कोटा के अंदर। राजस्थान में स्पाइस पार्क मसालों का पार्क है। और राजस्थान में मसालों का एक्सीलेंस जो सेंटर है वो कहां पे? 12 में स्थापित सरकार ने बजट में घोषणा कर दी है। साइबर पार्क कालाडेरा जोधपुर के अंदर। ये वीडियो में पूछा गया था राजस्थान में हस्तकला का पार्क, राजस्थान में हस्तकला का पार्क कहां पे? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान में फिनटेक पार्क कहां पे? जयपुर में। संविधान पार्क जयपुर में। डंपिंग पार्क किशनगढ़ में है। टॉय पार्क कोटा में। सोलर पार्क कंकाणी जोधपुर में। यहाँ पे सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे, नया ध्यान रहे सोलर पार्क ये नया पूछ सकते हैं, नया है। और राजस्थान में हस्तकला पार्क जोधपुर के अंदर है। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में। ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर के अंदर। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा में। रिको के द्वारा सोलर पैनल का निर्माण कांकाणी जोधपुर में बनाया जा रहा है। और रिको के द्वारा हस्तशिल्प जो फर्नीचर पार्क है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है। ध्यान रहे कांकाणी में सोलर का है और हस्तशिल्प का कहां पे है? तो जोधपुर के अंदर आ जाएगा, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है एमएसएमई की नई परिभाषा। पिछली बार सेकंड ग्रेड में आपके
एमएसएमई की नई परिभाषा का प्रश्न पूछा गया था। एमएसएमई, एम बोले तो माइक्रो, एस बोले तो स्मॉल, एम बोले तो मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये पॉलिसी है एमएसएमई। और यह कब हम बात करें सबसे पहले एमएसएमई दिवस कब बनाया जाता है? 17 सितंबर को। तो एमएसएमई दिवस कब बनाते हैं? 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी कुछ परिभाषा पूछ लेते हैं, जैसे पिछली सेकंड ग्रेड पूछी गई थी। इसका नया जो चेंजेस हुआ है, तो इसमें जो परिभाषा दी गई इसमें नया पढ़ेंगे वो क्या चेंज है। यहां पढ़ेंगे सूक्ष्म उद्योग किन्हें कहते हैं? वो उद्योग जिसमें निवेश करने की जो राशि कितनी हो, जहां पे 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए निवेश किए जाते हैं और सालाना जो टर्नओवर या जो कारोबार होता है वो 10 करोड़ का, उनको बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। एक होता है स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, जहां पे मशीनरी पे जो लागत होती है 25 करोड़ की, लेकिन सालाना टर्नओवर कितना होता है? 100 करोड़ का, उसको बोलते हैं स्मॉल यानी कि लघु उद्योग। एक है मीडियम उद्योग यानी कि मध्यम उद्योग, जहां पे मशीनरी की लागत होती है 125 करोड़ की और सालाना जो टर्नओवर कितना होता है 500 करोड़ का, उनको बोलते हैं। और एमएसएमई नीति पूछ सकते हैं। राजस्थान की एमएसएमई जो पॉलिसी है ये कब आई थी? 8 दिसंबर 2024 को। और यह कब तक प्रभावी रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। दोस्तों यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक, यह प्रभावी रहेगी। इसके बाद में एमएसएमई टेक सेंटर राजस्थान में कहां बनाया गया? भिवाड़ी के अंदर। तो एमएसएमई टेक सेंटर भिवाड़ी के अंदर है। और अब चलते हैं आगे, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019, उसमें क्या कुछ चेंजेस है वो देखिएगा। तो राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 जो लागू कब हुआ था? यह 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया था। इसके बाद है राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। इसमें क्या है? यह योजना 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी और यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान में हथकरघा और एमएसएमई के जो क्लस्टर है उनकी उत्पादकता, उनकी गुणवत्ता और उनकी दक्षता को, स्किल को बढ़ावा देना है। और लक्ष्य क्या है? 15 क्लस्टर का विकास भी करना है। इसके बाद में है जनवरी 2025 में राजस्थान के 9 जिलों में 10 क्लस्टरों के लिए कुल बजट रुपए 69 करोड़ राज्य सरकार के अनुदान के रूप में कुल कितने? 58 करोड़ मिले थे। और हम बात करेंगे जो औद्योगिक क्लस्टर राजस्थान में विकसित किए गए हैं वो कौन कौन से, जैसे कि जिला फरोदी में सोनामुखी का प्रसंस्करण, बालोतरा के अंदर टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग इकाई, हनुमानगढ़ के अंदर कृषि उपकरण की इकाई, जयपुर के अंदर होम फिनिशिंग चमड़े की जूती चाकसू के अंदर, दौसा के अंदर पत्थर की नक्काशी की इकाई स्थापित की गई, भरतपुर के अंदर पत्थर प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की गई है और कोटपुतली बहरोड में इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन का क्लस्टर स्थापित किया गया है, चूरू में चमड़े के जूते का क्लस्टर स्थापित किया गया है, झुंझुनू के अंदर गोटा जरी का क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो ये इस प्रकार से एक योजना और है जिसको अच्छे से अच्छा ही पढ़ना है, और वो योजना कौन सी आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। काफी चर्चित है, करंट में भी आ सकती है, सरकार की योजनाओं में पूछ सकते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं में भी आ सकते हैं, उद्योग में भी आ सकती है। उसमें बस ये 3 चीजें देखना है कि वो इसमें योजना में जो राशि है, ब्याज का अनुदान है, वो कितने % मिलता है इसके अंदर, वो देखना है। सबसे पहले घटक लक्ष्य पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इसमें लक्ष्य ये है कि रुपए 25 लाख तक के ऋण, अगर कोई व्यक्ति 25 लाख तक का ऋण लेता है तो उसके ऊपर जो ब्याज अनुदान है वो कितना होता है? 9% का। अगर कोई 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का ऋण लेता है तो उसके ऊपर अनुदान कितना है? 7% का। और अगर कोई 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के ऋण के ऊपर जो ब्याज अनुदान है वो कितना है? 6% का। बस 3 9%, 7%, 6%, यानी कि 25 लाख तक का है 9%, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कितना है? 6% है। मार्जिन जो मनी अनुदान है परियोजना लागत का 25% या 25 लाख जो भी कम हो वो इसकी मार्जिन मनी का अनुदान है। और अब आगे है, ये योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसको मैं मोस्ट लगाऊंगा, एग्जाम में आने लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये नई योजना सरकार की, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन, यानी कि जो उद्यमी, जो युवा उद्यमी है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये सरकार की योजना आई है। और ये योजना लागू कब हुई थी? 3 सितंबर 2025 को, 3 सितंबर 2025 को लागू की गई। प्रावधान क्या है? इसमें 1 करोड़ तक ऋण के ऊपर 8% की सब्सिडी दी है और इसके अंदर
1 से लेकर के 2 करोड़ तक ऋण के ऊपर कितनी है? 7% की सब्सिडी है। 7% की इसमें सब्सिडी है। 7% की सब्सिडी है। और स्वीकृत राशि में 25% या 5 लाख तक इसमें मार्जिन मनी का भी दे है। 5% तक इसमें मार्जिन मनी भी है। ठीक है। और आगे चलेंगे, महिला SC ST दिव्यांग को 1 से लेकर के 2 करोड़ 1 से लेकर के 2 करोड़ 1 से लेकर के 2 करोड़ ऋण के ऊपर इसमें 1% का ब्याज का अनुदान है। 1% का इसमें ब्याज का भी अनुदान है। अब आगे पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि कब की है? 2026 की है। इस योजना में क्या है? यह योजना दोस्तों जारी हुई थी 15 जनवरी 2026 को। उद्देश्य क्या है? 18 से लेकर के 45 साल तक, 18 से लेकर 45 वर्ष तक 1 लाख युवाओं को नए स्वरोजगार के अवसर देना। ये योजना इस साल की है तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ये योजना है कब की? 15 जनवरी 2026 की। एज फैक्टर है 18 से लेकर के 45 तक। कितने? 1 लाख युवाओं को नए स्वरोजगार के अवसर देना। और प्रावधान क्या है? 8वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के जो पास आवेदन है उनके लिए ब्याज अनुदान कितना है? सेवा एवं व्यापार क्षेत्र रुपए 3.5 लाख का। विनिर्माण क्षेत्र में रुपए 7.5 सेवा एवं व्यापार क्षेत्र अधिकतम ऋण मिलता है। और मार्जिन मनी की जो सहायता है, ऋण राशि का 10% यानी कि 35,000 तक का ऋण मिलता है। स्नातक एवं उच्च योग्यता वाले की बात करेंगे, उनके लिए अपने पढ़ेंगे तो इसमें सेवा एवं व्यापार जो क्षेत्र है, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र है, अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? 5 लाख तक की है। और विनिर्माण में जो अधिकतम ऋण सीमा है 10 लाख की, और इसमें कितनी है? 7.5 लाख की। इसमें कितनी है? 10 लाख की है। और मार्जिन मनी जो सहायता है, यहां पढ़ेंगे ऋण राशि का 10%, इसका ऋण राशि का 10% वो कितना है? 35,000 तक का। और इसमें कितना है? 50,000 तक का इसके अंदर क्या मार्जिन मनी की इसमें सहायता मिलती है। 18 से लेकर 45 साल तक 1 लाख युवाओं को इसमें क्या है? रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। और आगे है एक योजना और जो बजट में सरकार ने इसमें भी चेंज किया है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। नारी जो महिला उद्यमी है उनको उद्यम क्षेत्र के अंदर, उद्योग क्षेत्र के अंदर सरकार प्रोत्साहित करने के लिए योजना लेकर के आई है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देना। और प्रमुख विशेषताएं, नया उद्यम स्थापित करने, व्यवसाय विस्तार करने और विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एवं आधुनिकीकरण हेतु अनुदान युक्त इसमें ऋण दिया जा रहा है। और इस योजना के अंदर बैंकों के माध्यम से इसमें क्या है? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। पात्रता क्या है? पात्रता इसमें है, आवेदक महिला की न्यूनतम आयु कितनी हो? 18 साल तक। एक तो ये प्रश्न है, आवेदक जो महिला है उसकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। मुख्य लाभ, इसमें सरकार ने बजट में चेंज कर दिया है। इसमें बजट 2026 के अंदर ये चेंज किया गया है। वो क्या है? इसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है। तो ये है कि इस नारी उद्यमी योजना के तहत बजट 2026 में ऋण की सीमा सरकार ने कितनी कर दी है? 1 करोड़ तक की इसमें ऋण की सीमा कर दी है। चेंज हो गया। परियोजना लागत का 25% तक अनुदान, विशेष वर्ग हेतु 30% तक अनुदान मिलता है। और अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसमें अनुदान की सीमा है। और 10 लाख रुपए तक के ऋण के ऊपर कोलेटरल की आवश्यकता इसमें जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं नेक्स्ट, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो कि 2013-14 की है। इसका उद्देश्य क्या है? 1000 यूनिट को वित्त पोषित करना। 1000 जो यूनिट है उसको वित्त पोषित करना है। 1000 यूनिट को वित्त पोषित करना। और 2 करोड़ की ऋण सीमा के ऊपर 6% का ब्याज अनुदान देना। 2 करोड़ की ऋण सीमा के ऊपर 6% का ब्याज इसमें अनुदान दिया जाता है। ध्यान देना, ये नवीनतम योजनाओं में सरकार को पढ़ेंगे। और इसमें 45 वर्ष के युवा को इसमें क्या है? लाभ मिलता है। 45 वर्ष के युवा को लाभ मिलता है। अगला है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक खादी के ऊपर इसमें क्या है? 50% की छूट मिलती है।
और आगे है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद जिसको REPC बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, वहां पे जाता है, तो उसके भाग लेने के ऊपर जो किराया का 50% यानी कि 1 लाख तक इसमें क्या प्रतिपूर्ति है वो मिलती है। विदेशी मेलों है तो इसमें 10 लाख तक की इसमें प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। और आगे है राजस्थान से निर्यात की जाने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं कौन कौन सी है। राजस्थान से औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी 5 चीजें जो शीर्ष तौर पे निर्यात होती है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछता है। जैसे पहला है इंजीनियरिंग, फिर जवाहरात ज्वेलरी, जेम्स ज्वेलरी, नंबर 3 पे धातुएं, नंबर 4 पे कपड़ा, नंबर 5 पे क्या है हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प। वापिस पढ़ेंगे, सबसे पहले इंजीनियरिंग, जवाहरात आभूषण, फिर 3 पे धातुएं, 4 पे कपड़ा, 5वें पे क्या हस्तशिल्प है। और राजस्थान से जो चीजें निर्यात होती है 5 कंट्री कौन कौन जिनको हम टॉप ज्यादा निर्यात करते हैं, तो सबसे पहले USA, उसके बाद UAE, थर्ड यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी और 5वां कौन सा टर्की आ जाता है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन जो पॉलिसी सरकार की कब जारी 2024 में जारी की गई थी और इसकी अवधि कब तक की है 31 मार्च 2029 तक इसकी अवधि रहेगी। आगे इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, इसका लक्ष्य है राजस्थान सरकार के निर्यात को 2029 तक 1.5 लाख करोड़ तक इसमें पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और 2 करोड़ प्रावधान निर्यात दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता हेतु सहायता, लागत का 50%, अधिकतम कितना है 5 लाख तक का। और विपणन सहायता कितनी है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने पर व्यय का 75% यानी कि 3 लाख तक इसमें सहायता मिलती है। अगला है प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता कितनी मिलती है 75% प्रतिपूर्ति, अधिकतम 50 लाख तक की इसमें मिलती है। ई कॉमर्स में कुल शुल्क का 75% प्रतिपूर्ति यानी कि 2 लाख तक का इसमें क्या है ये शुल्क की छूट मिलती है। निर्यात ऋण बीमा, इसमें प्रीमियम का 50% 2 लाख तक प्रति इकाई तक प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। अब है निर्यात तैयारी सूचकांक, पीछे आपने पढ़ा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि CSO जारी करता है, यहाँ पे है ये निर्यात तैयारी सूचकांक, ये नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्स द्वारा जारी होता है। और ये संस्करण था चौथा संस्करण था जो कि 2024 में जारी किया गया था। इसमें कुल 70 संकेतांक थे, 4 इसके आयाम थे, उपस्तंभ इसके 13 थे और इसमें राजस्थान की जो रैंक है ना वो 17 रही थी और स्कोर हमारा क्या रहा था 43.71 रहा था। पहली जो रैंक रही थी महाराष्ट्र की, सेकंड रैंक रही थी तमिलनाडु की रही थी। और अब है एक जिला एक उत्पाद, इसको ODOP कहते हैं। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ी थी जो केंद्र सरकार जारी करता है, और ये है उद्योगों के क्षेत्र के अंदर ODOP। राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति कब आई थी 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी, 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और इसके तहत हम कुछ उत्पाद पढ़ेंगे राजस्थान के जो जारी किए गए थे। जैसे अजमेर का कौन सा है, तो अजमेर का है ग्रेनाइट और मार्बल, अलवर का है ऑटोमोबाइल पार्ट, बालोतरा का है वस्त्र, बालोतरा को पॉपुलर सिटी कहते हैं तो बालोतरा का वस्त्र अजरक प्रिंट फेमस यहाँ की है ही। बांसवाड़ा का मार्बल, बारां का लहसुन, बाड़मेर का कसीदा कार्य प्रिंटिंग बाड़मेर की, ब्यावर का क्वार्टाइज, भरतपुर का कृषि आधारित उत्पाद। एकीकरण के समय राजस्थान का कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया था। भीलवाड़ा कपड़ों के अंदर आ ही जाएगा, बीकानेर नमकीन सबको पता ही है, दिक्कत नहीं है। बूंदी का सैंडस्टोन देख लेना, चित्तौड़गढ़ का मार्बल है, बांसवाड़ा का मार्बल है, ध्यान रखें। चूरू में लकड़ी के लिए प्रोडक्ट है, यहाँ पे चंदन की लकड़ी का काम होता है। और दौसा में पत्थर आधारित उत्पाद, डीडवाड़ा कुचामन मार्बल, चित्तौड़गढ़ मार्बल, बांसवाड़ा मार्बल, डीग का पत्थर उत्पाद है, पत्थर उत्पाद, धौलपुर का पत्थर उत्पाद, फिर डूंगरपुर का फिर मार्बल, बांसवाड़ा का फिर मार्बल, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का फिर मार्बल, हनुमानगढ़ कृषि आधारित है, भरतपुर कृषि आधारित है, जयपुर जेम्स ज्वेलरी सबको पता है तो, और जैसलमेर पीला पत्थर सबको पता है, जालोर ग्रेनाइट सिटी सबको पता है, झालावाड़ में है कोटा स्टोन, ध्यान रहे झालावाड़ का कोटा स्टोन रहेगा, झुंझुनू का लकड़ी के हस्तशिल्प है, चूरू का लकड़ी के प्रोडक्ट आ जाएंगे, जोधपुर, झुंझुनू और चूरू तीनों के लकड़ी के फर्नीचर, करौली का है सैंडस्टोन, करौली का है तो सैंडस्टोन आ जाएगा। और इसके अलावा बूंदी का भी सैंडस्टोन, बूंदी का सैंडस्टोन है, करौली का सैंडस्टोन कॉमन आ जाएगा। खैरथल तिजारा ऑटोमोबाइल पार्ट, कोटा का है कोटा डोरिया साड़ी, लेकिन कोटा स्टोन कहाँ का झालावाड़ का। कोटपुतली बहरोड ऑटोमोबाइल, खैरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड कॉमन है, नागौर का पान मेथी सबको पता है। पाली का कपड़ा है, बालोतरा का कपड़ा आ जाएगा, किसदाकारी बाड़मेर की आ जाएगी, और भीलवाड़ा का फिर कपड़ा आ जाएगा।
फलोदी का सोनामुखी, प्रतापगढ़ की थेवा कला सबको पता है। राजसमंद का फिर मारो, राजसमंद है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सारे मार्बल में आ रहे हैं। और सुलुम्बर का क्वार्ट्ज आ रहा है ब्यावर का, तो ब्यावर नया जिला क्वार्ट्ज है, सुलुम्बर नया जिला क्वार्ट्ज आ रहा है। सवाई माधोपुर फिर मार्बल के 8-9 जिले आ रहे हैं। सिक्कर का फिर लकड़ी के फर्नीचर, झुंझुनू का लकड़ी का फर्नीचर, चूरू का लकड़ी का फर्नीचर, जोधपुर लकड़ी का फर्नीचर आ रहा है। सिरोही का फिर मार्बल आ रहा है। गंगानगर सरसों का तेल आ रहा है। और टोंक का स्लेटस्टोन है। उदयपुर का फिर मार्बल आ रहा है। मार्बल के कम से कम 10 जिले आ रहे हैं। कृषि के हनुमानगढ़ भरतपुर आ रहा है। गंगानगर सरसों का आ रहा है। कोटा स्टोन झालावाड़ का आ रहा है। तो फिर कोटा का प्रॉपर क्या आ रहा है, कोटा डोरिया साड़ी आ रही है। 2-4 बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा, एक जिला एक उत्पाद है। मार्बल मोस्टली आपके इकट्ठा पढ़ेंगे तो जिलों के याद हो जाएंगे। अब है राजस्थान सरकार की व्यापार संवर्धन। राजस्थान सरकार की व्यापार संवर्धन जो नीति है वो 2025 की नई नीति है। ये नीति दोस्तों लागू कब हुई थी? यह नीति लागू हुई थी 7 दिसंबर 2025 को। इसमें प्रावधान क्या है? इसमें पढ़ेंगे प्रावधान ब्याज, यानी कि 1 करोड़ तक 6% एवं 2 करोड़ तक 4% इसमें ब्याज मिलता है। लेकिन जो महिला उद्यमी है या SC ST के कोई व्यक्ति है या कोई दिव्यांगजन है, उनको 1% क्या है अतिरिक्त अनुदान मिलता है। बाकी तो 1%, बाकी तो 1 करोड़ के ऊपर 6% है, 2 करोड़ पे 4% है, लेकिन 1% एक्स्ट्रा इनको मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में क्रेडिट गारंटी जो सहायता मिलती है वो 5 करोड़ की ऋण के ऊपर मिलती है। और गारंटी शुल्क की 50% प्रतिपूर्ति 5 सालों के लिए मिलती है। बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति 50% 1 लाख तक मिलती है, जो कि 5 सालों तक है। तो अच्छे से देख लेना, नई आपकी नीति है, नई नीति है जो कि राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति है। इसके बाद है राजस्थान वस्त्र परिधान नीति, ये भी देख लेना। पॉलिसी RPC का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छी पॉलिसी में प्रावधान पूछे जाएंगे। और ये पॉलिसी कब जारी की गई थी? 13 फरवरी 2025 को। प्रावधान क्या है? 10 सालों तक निवेश आधारित प्रोत्साहन इसमें होता है। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में 75% छूट एवं 25% का इसमें प्रतिपूर्ति है। और 7 सालों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट है। कितने सालों तक? 7 सालों तक है। नेक्स्ट, भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क होता है, रूपांतरण शुल्क होता है, वो 75% छूट एवं 25% इसमें क्या प्रतिपूर्ति है। और पर्यावरण की जो परियोजना है ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत, उसमें 50% की प्रतिपूर्ति मिलती है। पर्यावरण प्रोजेक्ट के अंदर है। निर्यात के ऊपर 25%, फ्रेंड सब्सिडी अधिकतम 25 लाख तक है। प्रशिक्षण व्यय के ऊपर 50% और पेटेंट या कॉपीराइट के ऊपर 50% की बौद्धिक संपदा इसमें सहायता भी दी जाती है। और अब इसके बाद में है राजस्थान फाउंडेशन। दोस्तों, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 30 मार्च 2001 को। और राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। और राजस्थान फाउंडेशन के कुल चैप्टर वर्तमान में कितने हैं? 40। तो वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के कुल चैप्टर की संख्या कितनी कर दी है? 40 कर दी है। प्रथम राजस्थानी दिवस की मैं बात करूंगा तो यह कब है? 10 दिसंबर को मनाया गया। संस्करण था पहला था ये, जो कि JECC सीतापुर जयपुर में आयोजित हुआ था। इसकी आयोजक संस्था थी निर्यात संवर्धन ब्यूरो BIP, जिसकी स्थापना 1991 में थी। रिको की स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। और इसका इंडस्ट्री पार्टनर था CII, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को CII कहते हैं, कि इंडस्ट्री पार्टनर था। अब इसके बाद में प्रवासी राजस्थानी नीति सरकार ने जारी की थी। दिवस कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान के द्वारा प्रवासी राजस्थान नीति जारी की गई थी, जिसके कुल 5 स्तंभ थे, जिसको ABCDE नाम दिया गया। A बोले तो एक्सीलरेट, B बोले तो ब्रिज, C बोले तो सेलिब्रेट, D बोले तो डाइव, E बोले तो एंश्योर। ये 5 इनको नाम दिए गए थे, ABCDE। ठीक है। और अब इसके बाद चलते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उनके बारे में बड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, कौन कौन सा डेटा बन सकता है। जैसे कि राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग देखते हैं। तो राजस्थान के उद्योगों के अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहली सूती वस्त्र की मिल 1889 के अंदर यह स्थापित हुई थी, द कृष्णा मिल के नाम से। कहां पे? ब्यावर अजमेर के अंदर। राजस्थान में चीनी मिल की पहली मिल द मेवाड़ सुगरी मिल के नाम से 1932 में बनी थी। कहां पे? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में कहां बना था? भीलवाड़ा में बना था। राजस्थान का सीमेंट का पहला कारखाना 1915 में बना था। ये सीमेंट कारखाना 1915 बना था, लेकिन सीमेंट का जो उत्पादन जो शुरू हुआ था ना, वो 1917 में हुआ था। बना 1915 में, उत्पादन 17 में शुरू हुआ था। ACC क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। कहां पे? लाखेरी बूंदी में।
और राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल की स्थापना जो हुई थी सहकारी क्षेत्र के तीनों मिल को मिलाकर के, वो हुई थी 1 अप्रैल 1993 को। गंगानगर शुगर मिल से चीनी बननी स्टार्ट हुई थी। गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर से गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर से चीनी बननी स्टार्ट कब हुई? 1968 के अंदर हुई थी। राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी? केशवरायपट्टनम बूंदी वाली, जो कि 1965 में बनी थी, वर्तमान बंद है। राजस्थान में लोको कैरिज कारखाना अजमेर के अंदर, जहां पे मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। राजस्थान में सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है, जो कि 1957 में बनी थी, 2000 में बंद हुई, 2008 में वापस चल गई थी। राजस्थान में जेके कंपनी का टायर ट्यूब कारखाना कहां? राजसमंद में है। राजस्थान में मोरछा बीड़ी कारखाना कहां पे? टोंक के अंदर स्थापित किया गया। अब राजस्थान के अंदर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग उनके बारे में, जैसे कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे कि सूती वस्त्र कृषि आधारित है, चीनी उद्योग कृषि आधारित है, वनस्पति घी उद्योग कृषि आधारित है, और अन्य कुछ उद्योग पड़ेंगे, जैसे कि अपना रेशम उद्योग आ जाता है, आपका कृषि आधारित उद्योग है। और इसके बाद में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन सुसंगठित व्यवस्थित उद्योग है। राजस्थान का मैनचेस्टर, वो कहते हैं भीलवाड़ा को, राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। और इसके बाद में राजस्थान की जो कृष्णा मिल है 1889 में सेठ दामोदर दास राठी एवं एरिक डिक्सन के द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई थी। राजस्थान में गवर्नमेंट सेक्टर की 3 मिल थी, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, विजय कॉटन मिल। एडवर्ड मिल में 1906 के अंदर, महालक्ष्मी 1925 के अंदर, विजय लक्ष्मी 1938 के अंदर। राजस्थान की इन तीनों मिलों को मिलाकर के राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्प एनटीसी के द्वारा इसको अधिग्रहण कब कर लिया गया? 1974 के अंदर है। इन तीनों मिलों को मिलाकर के भारत सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने इन तीनों मिलों को अधिग्रहण कर लिया 1974 के अंदर। ये ब्यावर के अंदर, ब्यावर में विजय कॉटन कहां पे? विजयनगर भीलवाड़ा के अंदर। अब है कोऑपरेटिव सेक्टर की 3 मिल है, एक तो कौन सी है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा की, गंगानगर सहकारी कताई मिल जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर, एक गंगापुर सहकारी कताई मिल जो कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। इन तीनों मिलों को मिलाकर के अब सरकार ने क्या कर दिया? 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग यानी कि स्पिन फेड की स्थापना कर दी, कोऑपरेटिव सेक्टर की मिल को मिलाकर के। और गवर्नमेंट सेक्टर की मिल को मिलाकर के केंद्र सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया 1974 के अंदर, ये 1993 के अंदर ये स्पिन फेड बन गई थी। और अब कुछ बड़ी बड़ी बात करते हैं, जैसे कि ये राजस्थान में चीनी की बात करेंगे। राजस्थान में चीनी की पहली मिल 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में बनी थी। राजस्थान में 1937 के अंदर द बीकानेर इंडस्ट्रियल जो मिल बनी थी, और ये जो मिल है द बीकानेर इंडस्ट्रियल मिल 1937 से बनी थी। गंगानगर शुगर मिल बनी थी, और गंगानगर जो शुगर मिल है बाद में क्या आ गई थी? ये जो मिल 1937 से निजी क्षेत्र में बनी थी, बाद में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ गई थी। और गंगानगर जो शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल से चीनी बननी कब स्टार्ट हुई? 1968 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। और सर्वाधिक जो अल्कोहल का उत्पादन यहाँ पे होता है, जो कहां पे? कमीनपुरा श्री गंगानगर में वर्तमान में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके लिए जो कांच की बोतलें हैं वो धौलपुर की ग्रास फैक्ट्री से बनती है। और इसके बाद में 1965 के अंदर एकमात्र सहकारी क्षेत्र की जो शुगर मिल स्थापित हुई थी वो केशवरायपट्टनम बनी थी 1965 के अंदर, बूंदी के अंदर, अब बंद है। सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग में राजस्थान देश के अंदर सबसे टॉप है। राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो प्लांट कौन सा? श्री सीमेंट है, सर्वाधिक प्लांट करता है। और राजस्थान में सीमेंट की पहली फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में ये बनी थी 1915 में, और सीमेंट का उत्पादन शुरू 1917 के अंदर शुरू हुआ था। इसके अलावा राजस्थान में मंगलम सीमेंट है, राजस्थान के अंदर मोडक सीमेंट है, श्री सीमेंट है, श्री राम सीमेंट है, चेतक सीमेंट है, वंडर सीमेंट है, त्रिशूल छाप सीमेंट है। राजस्थान के अंदर बिरला सीमेंट है, बिनानी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है। कई सारे सीमेंट के प्लांट है, डीएलएफ सीमेंट भी है, अलग अलग प्लांट है, ये मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट सफेद सीमेंट। राजस्थान में सफेद सीमेंट की बात करेंगे तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना बना था गोटन नागौर के अंदर, पहला कारखाना गोटन नागौर में। लेकिन सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना पूछे राजस्थान में तो बना था 1988 के अंदर, कहां पे? खारे खंगार जोधपुर के अंदर। तो पहला कौन सा? गोटन का सबसे बड़ा कौन सा? खारे खंगार जोधपुर का। और इसके बाद में नमक की बात करेंगे, राजस्थान में सबसे उत्तम क्वालिटी का जो नमक वो है NaCl, जिसमें 98% की मात्रा है, कहां पे? तो वो है पंचभद्रा के अंदर। राजस्थान में आयोडीन युक्त नमक की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट कहां का? कावोद झील का। राजस्थान की नमक जो मंडी है तो वो कहां पर है? नावागाम नागौर के अंदर है। राजस्थान में नमक की बात करेंगे, राजस्थान में
एक ऐसी झील जो देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% करती है, वो कौन सी है? सांबर झील है। कुछ प्लांट पढ़ेंगे। राजस्थान स्टेट केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसका पहला चरण 1960 में बना था, दूसरा 1964 में, वो कहां पे है? डीडवाना कुचामन में। सांबर साल्ट लिमिटेड, जो कि 1964 में भारत सरकार के सहयोग से बना। इसमें केंद्र और राज्य की जो पार्टनरशिप कितनी है? 60 और 40 की है। और ये झील अकेले ही बाहर के कुल नमक उत्पादन का 8.7 का उत्पादन करती है। पंचमंद्रा साल्ट लिमिटेड, जो कि बालोतरा के अंदर है, ये कब बनी? 1960 में बनी थी। नमक उत्पादन में राजस्थान देश में चौथे स्थान के ऊपर है, पहले स्थान पे गुजरात है। अब बात करते हैं कांच। तो राजस्थान में कांच की बात करेंगे तो राजस्थान में कांच की जो इकाइयां कहां पे? धौलपुर के अंदर है। धौलपुर में फैक्ट्री कौन सी है? द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ऑफ ग्लास। द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ऑफ ग्लास गंगानगर शुगर मिल के लिए कांच की बोतलों का निर्माण करती है। इसके अलावा धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राजस्थान में है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, जो कि कोटा के अंदर है। यह सैमसंग कंपनी के लिए पिक्चर ट्यूब बनाती है। यह यहाँ पढ़ेंगे, ये दक्षिण कोरिया की और यूएसए के सहयोग से बनाई गई प्लांट है, जो कि कोटा के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर टायर ट्यूब की बात करेंगे तो राजस्थान में जे की कंपनी के टायर ट्यूब का कारखाना है, वो कहां पे है? कांकरोली राजसमंद के अंदर है। बीड़ी बनाने की बात करेंगे, राजस्थान में मोर छाप बीड़ी बनाने का जो कारखाना है, वो कहां पे? टोंक में है। रेशम की बात करेंगे, रेशम जो उद्योग राजस्थान में रेशम का कारखाना है, वो कहां पे? गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और रेशम का जो कीट है वो पाला जाता है किसके ऊपर? शहतूत के ऊपर पालते हैं। रेशम कीट के जो पालन को क्या बोल देते हैं? तो सेरीकल्चर इसको कह देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ऊन। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में लगभग पहले स्थान पे और ऑलमोस्ट पहले स्थान पे ये है। राजस्थान तकरीबन देश का 47% का ऊन का उत्पादन करता है। और ऊन उत्पादन के अंदर राजस्थान के पश्चिमी जो राजस्थान के जो जिले हैं, जोधपुर, बाड़मेर वगैरह, ये राजस्थान के अंदर टॉप अग्रणी आते हैं। राजस्थान में ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पे? मालपुरा बीकानेर टोंक में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ध्यान रखें, केंद्रीय ऊन जो विकास बोर्ड है, ये 1987 के अंदर कहां पे स्थापित किया गया था? जोधपुर के अंदर। और ऊन मंडी कहां पे? एशिया की सबसे बड़ी कहां पे? बीकानेर के अंदर आ जाएगी। ऊन का वर्स्टेड स्पिनिंग जो मिल्स कहां पे? लाड़नू, नागौर के अंदर और बीकानेर के अंदर आ जाएगी। स्टेट वुलन मिल कहां पे? बीकानेर के अंदर है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड ये स्थापित हुआ 1964 के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 के अंदर खेतड़ी के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1964 के अंदर स्थापित किया गया। HMT हिंदुस्तान 1966, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में बना था, 1966 के अंदर। और हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी की स्थापना 1967 में हुई थी, जो कि कहां पे? चच्चेवास गांव अजमेर के अंदर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में बना था, कहां पे? देबारी के अंदर बना था। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में बना था, और ये कहां पे बना? खेतड़ी में बना था, यूएसए के सहयोग से बना था। और हिंदुस्तान समर साल्ट लिमिटेड तो है। और इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कारखाना 1964 में बना था, कहां बना था? कोटा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसी प्रकार से एक पढ़ते हैं कहां पे? चंदेरिया के अंदर है। तो चंदेरिया के अंदर भी यहाँ पे एक रासायनिक ये खाद बनती है, जस्ते से रासायनिक खाद बनती है। और ये चंदेरिया कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1991 में की गई थी। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में की गई थी। नेक्स्ट है गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसको बोलते हैं रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। यह बनी थी नवंबर 1995 में। जो हमारे जो जीआई टैग होते हैं उनका क्या करती है? पंजीकरण करती है। जो जीआई टैग का यह पंजीकरण करती है, जीआई टैग का पंजीकरण करती है। राजस्थान के वर्तमान में जो जीआई टैग हैं उनके हम नाम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं हमारे जीआई टैग। तो देखो राजस्थान के जो जीआई टैग है ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान में कितने हैं? 23 हमारे जीआई टैग हैं। तो वैसे तो पहले के बहुत सारे हैं ही। सबसे पहला बना था कोटाडोरिया साड़ी, देख लेना आप। और अभी नया पढ़ेंगे ना राजस्थान के एग्रीकल्चर सेक्टर का 17वां जो कृषि उत्पाद है भारत का। और राजस्थान का पहला कौन सा? सांगरी। और राजस्थान का दूसरा पढ़ेंगे वो कौन सा? नागौर का अश्वगंधा बना है। वर्तमान में राजस्थान के कुल 23 जीआई टैग हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के 2 हैं। तो पहला बना सांगरी और इसके बाद नागौरी अश्वगंधा। वर्तमान में 23 हमारे जीआई टैग है। जीआई टैग का पंजीकरण करती है रूडा करती है। गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण चमड़ा ऊन इत्यादि में भी काम करती है, जो स्थापना 1995 में की गई थी। और इसके बाद में है उद्योगों का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो आपके एलडीसी के अंदर दे रखे हैं। बड़ा हम देखते हैं राजस्थान के उद्योगों का क्लासिफिकेशन। जैसे कि उद्योगों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से निम्नलिखित से किया जाता है।
जैसे कि हम पढ़ेंगे, एक तो है उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर उद्योगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है आधारभूत वस्तु उद्योग, इसमें पढ़ेंगे इस्पात, उर्वरक, विद्युत आदि। एक है पूंजीकृत वस्तु उद्योग, जिसमें है मशीनरी, परिवहन का माल आदि। थर्ड पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, कॉटन, यार्न, रंग, टायर, ट्यूब आदि। और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, इसमें हम देखेंगे टीवी, स्कूटर, मोटर गाड़ियां, प्लास्टिक, वनस्पति, चीनी, दवाएं, माचिस, सिगरेट आदि आ जाएंगे। आगे है कच्चे माल के ऊपर आधारित वर्गीकरण। उद्योगों को उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर निम्न कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है कृषि आधारित उद्योग, कौन कौन से, सूती, चीनी, वनस्पति घी इत्यादि। और राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 के अंदर ये कहां पे स्थापित किया गया, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के। फिर है वन के ऊपर उद्योग, कागज, सांगला, जयपुर के अंदर, टिम्बर उद्योग आदि। इसके बाद में पशु आधारित उद्योग, जैसे चमड़ा, जूते, डेयरी उद्योग आदि। देखो डेयरी उद्योग है, इसमें रह गया था, मैंने इससे पहले की क्लास करवाई थी राजस्थान की पशुपालन डेयरी, उसमें डेयरी उद्योगों मैंने अपडेट डेटा साथ करवा दिया है। एक खनिज आधारित उद्योग, इसमें है इस्पात, तांबा, सीसा, जस्ता, सीमेंट आदि इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग, जैसे राजस्थान में रासायनिक उद्योग की बात करेंगे, राजस्थान में पहला जैव उर्वरक कहां पे भरपूर बना था, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड कहां पे बना, डीडवाना, नागौर में बनाया गया था, पहला है। अवंती राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना कहाँ पे, खिदड़ी झुंझुनू के अंदर है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे, अलवर के अंदर है। शुष्क अमोनियम सल्फेट कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो इस प्रकार डीएपी खाद कारखाना पे कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान के अंदर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्री कहाँ पे, तो गड़ेपान कोटा के अंदर है। तो ये कुछ आप उद्योग में आप पढ़ती होंगे। अब है इंजीनियरिंग उद्योग, जहाँ पे मीटर बनते हैं, रेलगाड़ी के वैगन बनते हैं, रेडिएटर बनते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं, आयसर ट्रैक्टर बनते हैं, अशोक लीलैंड के ट्रक वगैरह बनते हैं, ये कारखाने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग, ये दोनों उद्योग पूर्ववर्तित कैटेगरी से संबंधित हैं, किंतु महत्व की दृष्टि से अलग है वैसे। अब पढ़ेंगे पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकरण। पूंजी निवेश के आधार पर एक तो पढ़ेंगे निजी उद्योग और एक पढ़ेंगे राजकीय उद्योग, जो कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार के उपक्रम है। अब है उद्योग के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं, जो आपके एलडीसी में दे रखे हैं, कौन कौन से कारण हैं। एक तो है प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप, अलग अलग धरातल है हर एक क्षेत्र विशेष का, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, धरातलीय विशेषता एक जैसी नहीं है, लोगों की सुगमता इतनी अच्छी नहीं, कहीं पे रेतीले क्षेत्र के अंदर भी आ गया, तो चीजें फैक्टर डालती है। कहीं पे पानी अच्छा है, कहीं पानी है नहीं, पानी की कमी भी होगी, ऊर्जा के साधन नहीं है, औद्योगिक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता है, वहां पे औद्योगिक कच्चा माल पहुंचा नहीं जा सकता और वो भी लिमिटेड है, तकनीकी ज्ञान की अभाव है, पूंजी भी सीमित है, विरासत में मिला औद्योगिक पिछड़ापन है, अर्थात स्वतंत्रता से पहले पूर्व देशी रियासतों के द्वारा औद्योगिक विकास हेतु कोई प्रयत्न नहीं करना है। प्रशिक्षित जो ट्रेन मैकेनिक होते हैं उनकी कमी है, सीमित बाजार एवं ढांचागत सुविधाओं की कमी है, कच्चे माल की अनुपलब्धता है और परिवहन साधनों की कमी है और राजनीतिक इंटरफेयर उसके अंदर ज्यादा होता है। तो इन चीजों से औद्योगिक पिछड़ापन भी ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण के कारण और समस्या क्या कहाँ है। सूती वस्त्र के लिए बात करेंगे तो राजस्थान में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण के कारकों में प्रधान पड़ेंगे। सबसे प्राचीन उद्योग हमारा कौन सा, सूती वस्त्र। सबसे सुसंगठित उद्योग भी कौन सा, सूती वस्त्र है। तो कच्चा माल अर्थात कपास की उपलब्धता। नंबर 2 है अनुकूल जलवायु अर्थात नम जलवायु। नंबर 3 है पानी की उपलब्धता। नंबर 4 है शक्ति के साधन। नंबर 5 सस्ते श्रमिक। नंबर 6 बाजार की सीमितता। नंबर 7 पूंजी और नंबर 8 क्या है, नवीन मशीनों का अभाव। इसके बाद में उपयुक्त प्रोत्साहन कारकों के होते हुए भी सीमेंट उद्योग को वर्तमान में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो कौन कौन से हैं। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो कोयला आपूर्ति की समस्या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो, आप समस्या है। बिजली की अपर्याप्त प्राप्ति है, पूर्णतः मिल नहीं पा रही। पूंजी की कमी है ही और अधिक उत्पादन और लागत है। और इसके अलावा बड़े एवं मिनी उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, सीमेंट के मूल्य एवं वितरण की नीति में सरकारी दृष्टि परिवर्तन, उपयुक्त समस्याओं के उपरांत भी राज्य में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्जवल है। अब आगे चलते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग वो कौन कौन से हैं। देखिए कृषि आधारित उद्योग, इनमें वनस्पति तेल, घी, गुड़, खांडसारी, दाल, कपास की जिनिंग एवं प्रोसेसिंग, बेकरी, रस्सी, चावल आदि के कारखाने प्रमुख है। कृषि आधारित उद्योग में वनस्पति तेल की छोटी मिल जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर, भरतपुर में कार्यरत है। इसी प्रकार वनस्पति घी की मिलें दुर्गापुरा, झोटवाड़ा, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, दालों की इकाइयां
गंगानगर, जयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा में है। गन्ने उत्पादन क्षेत्रों में गुड़ तैयार करना एक परंपरा रही है जो आज भी जारी है। और इसी प्रकार खांडसारी की अनेक इकाइयां हैं। नगरों में बेकरी का प्रचलन अधिक होता जा रहा है। जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर में उत्तम प्रकार के बिस्कुट बनाने की इकाइयां कार्यरत है। और पशु आधारित उद्योग की बात करेंगे तो उसमें इसके अंतर्गत ऊनी वस्त्र, चमड़े, खाल, हड्डियां, दुग्ध पदार्थों संबंधित उद्योग इसमें शामिल है। खनिज आधारित उद्योग, यह उद्योग राज्य में पर्याप्त मात्रा में विकसित हुआ है। इस उद्योग की इकाइयों के रूप में संगमरमर कटिंग, पॉलिशिंग उद्योग, जैसे डंपिंग पार्क इसी के अंदर आ गया था, मकराना, किशनगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, आसवन आदि विकसित हुआ है। वनों के ऊपर आधारित उद्योग, लकड़ी के खिलौने बनाना, लकड़ी के जो प्रोडक्ट है, लकड़ी के फर्नीचर उद्योग उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर लघु उद्योग के रूप में है। कोटा में स्ट्रॉ बोर्ड तैयार किया जाता है और तेंदुआ की पत्तियों से बीड़ी बनाने का कारखाना भी किया जाता है। टिम्बर उद्योग के लिए अनेक बृहद आराम मशीनें लगी हुई है। इसी प्रकार बांस, हाथ से कागज आदि उद्योग जयपुर, जोधपुर, अलवर में भी माचिस बनाना इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से और कत्था बनता है, लाख और गोंद उद्योग भी सीमित रूप से यहाँ विकसित हुए। सारे वनों के उद्योग के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट उद्योग। राजस्थान अपने कुटीर उद्योगों को विशेष तौर पे हस्तशिल्प उद्योगों के लिए फेमस है। ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से जीविका उपार्जन के लिए कुटीर उद्योग प्रचलित है, जैसे कि जूते बनाना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, लकड़ी के सामान, मोटा कपड़ा, दरी, निवार, पत्थर, संगमरमर की मूर्तियां, लाख की चूड़ियां, धातु के बर्तन, स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण बनाना, कपड़े की रंगाई छपाई करना, टोकरी बनाना, मिष्टान नमकीन बनाना, गोटा जरी, नमदे, हाथी के दांत आदि सामान कसीदा कर अनेक उद्यम हैं जो राजस्थान के कुटीर उद्योगों के अंदर शामिल आते हैं। और इसके बाद में है खादी उद्योग। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो बना है, जो कि खादी वस्त्रों के ऊपर रेशमी वस्त्र और अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा यह 50% की छूट हमने पढ़ा था 2 अक्टूबर से लेकर के, और इसमें अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से उनका विक्रय करवाता है। राजस्थान में औद्योगिक संभावनाओं के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो पढ़ेंगे कृषि पर आधारित उद्योग। राज्य में उत्पादित कृषि उपजों में निम्न उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भाई? संभावनाएं हैं, मैदा सूजी उद्योग, पशु चारा प्लांट इसके अंदर, तेल निष्कर्षण उद्योग, दाल मिल, फल प्रोसेसिंग उद्योग, चीनी गुड़ खांडसारी उद्योग, जौ पर आधारित उद्योग, चीनी उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित उद्योग है। पशु पर आधारित उद्योग पढ़ेंगे, खनिजों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक प्लास्टिक उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और पर्यटन उद्योग इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्लास है जिसके अंदर हमने उद्योगों के अंदर अपडेट डेटा पढ़ा, उद्योगों की पॉलिसी पढ़ी, उद्योगों की सरकार की योजनाएं पढ़ी, और राजस्थान के GSVA के अंदर 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें हमारा प्रचलित कीमतों पे, चालू कीमतों पे, उद्योगों के उप क्षेत्र के अंदर हमारा क्या क्या योगदान रहा है, और औद्योगिक जो सूचकांक है वो मैंने पढ़ा है, औद्योगिक पार्क भी आ गए। तो आगामी LDC एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम या जो भी PT एग्जाम, जो भी एग्जाम जिसके अंदर औद्योगिक जो पार्ट आपका देर का है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस क्लास की जो PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में GK विद राकेश जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू।